नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से हम रोज सुबह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके पास में लेके आते हैं। उससे जो है वो रिलेटेड सारी चीज़ों का डिस्कशन होता है और कौन कौन से एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उन सब के बारे में जो है वो यहाँ पे चर्चा की जाती है। टीएनसी बुलेट सीरीज की शुरुआत जो है वो हमने 1 जनवरी 2025 से की थी और साथ के साथ ये वादा किया था कि हम इसको जो है वो पूरे साल कंटिन्यू चलाएंगे, सेम टाइम पे चलाएंगे। बड़ा टास्क था, ठीक है ना, कि सेम टाइम पे डेली क्लास आना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। लेकिन हमने आज तक जो है वो इसको कंटिन्यू मेंटेन किया है और ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपकी बदौलत जो है वो हो पाई है। क्यों? क्योंकि आपका बिल्कुल साथ रहता है। आपके कमेंट आते रहते हैं कि सर सीरीज को कभी बंद मत कीजिएगा, सीरीज जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मोटिवेशन हमें मिलता है और ये मोटिवेशन ही जो है वो हमारे मेन जो है वो एनर्जी का सोर्स है और हमने आज तक जो है वो इसको कभी भी जो है वो मिस नहीं किया है। अब तक जो है वो हमारे पास में लगभग जो है वो 160 के समथिंग जो है वो क्लासें, इससे भी ज़्यादा क्लासें जो है वो होने वाली हो चुकी है और हम इसमें कंटिन्यू जो है वर्क कर रहे हैं और कंटिन्यू लेके आएंगे। जब हमारी टीम ने जो है वो टीएनसी बुलेट सीरीज की शुरुआत की गई थी तो इसके कुछ जो है वो नियम बताए थे और कुछ कंडीशन रखी थी, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये सीरीज कभी भी जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। तो आज तक हमने इसको रोका नहीं है और साथ के साथ ही वादा करते हैं कि कभी इसको रोकेंगे नहीं, पूरे 365 दिन जो है वो इसको कंटिन्यू चलाएंगे। सेकंड, हमने जो है वो इस पे क्या था, इसके टाइमिंग पे। ऐसा नहीं है कि हमने इस पे टाइमिंग पे जो है वो हमने समय नहीं कफाया, पूरी ऑर्गेनाइजेशन बन के काफी लोगों से जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन लिया, देन उसके बाद हमने इसका टाइमिंग सेट किया और वो किया हमने सुबह 7 बजे। 7 बजे ही क्यों, शाम को क्यों नहीं? उसका रीजन ये था दोस्तों कि कहते हैं ना कि दिन की शुरुआत अगर अच्छे तरीके से हो जाए तो पूरा दिन जो है वो हमारे पास में बहुत अच्छे तरीके से जाता है। तो उसी बेस पे हमने कि हम इसको सुबह सुबह जो है वो शुरुआत करेंगे ताकि बच्चा जो है वो अर्ली मॉर्निंग ही इस टॉपिक को जो है वो फिनिश कर ले, तो बाकी पूरा दिन जो है वो उसका अच्छा जाएगा और बाकी दिन में जो भी वो चीज पढ़ेगा, ठीक है, वो उसके लिए जो है वो एडिशनल होगी। ठीक क्यों? क्योंकि अगर जैसे मान के चलिए अगर हम इसका शाम को रखते, गलती से अगर मान लीजिए उसने शाम को स्किप कर दिया तो फिर बच्चा उसको स्किप करके ही छोड़ देता है, आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन अगर हमने सुबह रखा, सुबह 7 बजे वो नहीं देखा तो 10 बजे, 12 बजे, दोपहर को, शाम को कभी ना कभी तो देखेगा। इसलिए हमने इसको जो है वो 7 बजे रखा। और साथ के साथ जो हो मैं आपको शुरुआत से कह रहा हूं कि जो हम क्लासेज ले रहे हैं उसके नोट्स बनाए। हालांकि बहुत सारे बच्चे के जो है वो मैसेज आते हैं कि सर हम इसके नोट्स बना रहे हैं। इवन कुछ बच्चे जो हो पूरा वीडियो बना के मुझे भेज रहे हैं कि सर देखिए हमने इस तरीके से जो हो पूरी बुलेट सीरीज के जो हो वो नोट्स बना रखे हैं। और जहां जहां पे मुझे लगता है कि क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए मैं उनको एडवाइस भी करता हूं और अपना ओपिनियन भी जो है वो देता हूं। तो दोस्तों, अगर आप इसके नोट्स बनाते हो, ठीक है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि 365 टॉपिक हमारे पास में जो है वो कंप्लीट बन जाएंगे। और मुझे नहीं लगता है कि 365 टॉपिक जब हमारे पास में कंप्लीट बन जाएंगे उसके बाद एग्जाम में कहीं पे भी जो कोई क्वेश्चन जो है वो आने की संभावना रहती है या कोई भी क्वेश्चन जो है वो इनसे बाहर नहीं आएगा। साथ के साथ ये क्वेश्चन या ये जो है वो टॉपिक आपने अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं तो कल को आप रिवीजन करोगे तो फटाफट और आसानी से जो हो इसका रिवीजन कर सकते हो और पूरी एक गाइड बुकलेट आपके पास में जो है वो तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो इस पे हम कंटिन्यू वर्क करेंगे। कोई भी आपको जो है वो मेरे लाइक सजेशन चाहिए या क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं वो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा बता सकते हो। टॉपिक सेलेक्ट करने का आपको पता ही है, हम 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बना रखे वहां से लेते हैं या बच्चों के जो ओपिनियन आते हैं कि सर ये टॉपिक करवा देते हैं, वो टॉपिक को हम यहाँ पे जो है वो फिनिश करते हैं। ठीक है, आज का हमारे पास में टॉपिक रहेगा दोस्तों एपियोस्टोमी। ठीक है, एपियोस्टोमी की अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आंसर हमारे पास में एपियोस्टोमी से जो है बेसिकली बिल्कुल सीधे और सिंपल आते हैं। ये आज की क्लास की जो है वो गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है कि एपियोस्टोमी में कभी भी जो है वो अप्लाइड या इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और डायरेक्ट ही जो है उनका आंसर होता है। तो अच्छी बात है, अगर आज का टॉपिक आपने अगर फिनिश कर लिया है तो इससे रिलेटेड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम जो है वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एपियोस्टोमी आपने जब ट्रेनिंग के टाइम पे जीएनएम या बीएससी किया तो आपने फाइनल ईयर के अंदर जो है वो एपियोस्टोमी, गायनिक एंड ऑब्स्टेट्रिक के अंदर जो है वो पढ़ा होगा। तो आपने देखा होगा बेसिकली अगर हम बात करें कि जब हमारे पास में डिलीवरी होती है
तो डिलीवरी के अंदर जो हमारे पास में सेकेंड स्टेज आती है, तो सेकेंड स्टेज में हमारे पास में अलग अलग स्टेज है। उसके अंदर जब क्राउनिंग होता है, यानी कि बच्चे का सर जैसे ही जो है वो बाहर निकलने वाला होता है, तो हमारे पास में वेजाइना जो है वो नैरो पड़ जाती है। तो उस वेजाइना के रास्ते को ओपन करने के लिए एक छोटा सा कट लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों एपियोस्टोमी। अब वो कट कब लगाया जाता है, उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वो कट किस तरीके का, किस एंगल पे लगाया जाता है, उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कौन से कट पे क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है एपिस्टोमी की, उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बस फर्क इतना है कि क्वेश्चन जो आएंगे वो बिल्कुल हमारे पास में स्ट्रेट आएंगे, सीधे क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में निकल के आएंगे। तो वन बाय वन करके जो है वो आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन, यानी कि एपियोस्टोमी जो है वो क्या होती है। तो दोस्तों एपियोस्टोमी इज ए सर्जिकल इंसिजन मेड इन द पेरिनियम, द एरिया बिटवीन द वेजाइनल ओपनिंग एंड द एनस ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर टू इनलार्ज द वेजाइनल ओपनिंग टू फैसिलिटेट चाइल्ड बर्थ। जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो है वो रामायण बताई थी, या जो चीज बताई थी, उसी का कंक्लूजन जो है वो हमारे पास में एपिस्टोमी है। क्या है, देखो ध्यान से, एपिस्टोमी इज ए सर्जिकल इंसिजन, यानी कि एपिस्टोमी क्या है, सर्जिकल इंसिजन है, यानी कि कहीं ना कहीं जो है वो काट पीटने की जो है वो प्रोसेस है। एपिस्टोमी जो है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, कट लगाते हैं। कहां पे, पेरिनियम के अंदर। पेरिनियम एरिया कौन सा, द एरिया बिटवीन द वेजाइनल ओपनिंग एंड द एनस। ये हमारे पास में वेजाइना हो गई और ये हमारे पास में जो है वो एनस हो गया। तो वेजाइना और एनस के बीच में जो है वो कट लगाया जाता है, और ये जो एरिया कहलाता है, ये क्या कहलाता है दोस्तों, पेरिनम एरिया कहलाता है। पेरिनियम जो है वो एरिया कहलाता है। तो एपिस्टोमी जो है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है या सर्जिकल इंसिजन है, सर्जिकल कट है, जो कि क्या करते हैं, कट लगाते हैं कहां पे, पेरिनियम में। और पेरिनियम कहां हो गया दोस्तों, वेजाइनल ओपनिंग और एनस के बीच में। कब लगाया जाता है, ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। लेबर की जो है वो 3 स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। ठीक है, तो जो सेकेंड स्टेज होती है लेबर की, उसके अंदर हम कट लगाते हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर तो क्या होता है दोस्तों, जब दर्द जो है मतलब पेन स्टार्ट होता है, वहां से लेके जो सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड होती है उसको हम फर्स्ट स्टेज कहते हैं। सेकेंड स्टेज हमारे पास में फुल्ली सर्विक्स डायलेशन से लेके बच्चा जब बाहर आ जाता है उसको हम जो है वो सेकेंड स्टेज कहते हैं। थर्ड स्टेज क्या होता है दोस्तों, बच्चा बाहर आने से लेके जब प्लेसेंटा बाहर आता है उसको हम जो है वो थर्ड स्टेज कहते हैं। हालांकि स्टेज ऑफ लेबर भी हम जो है वो टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर बहुत जल्दी लेने वाले हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज के अंदर जो है वो कट लगाया जाता है, किस लिए, टू इनलार्ज द वेजाइनल ओपनिंग। अब वो जो वेजाइना है जहां से बच्चा आ रहा है उसकी ओपनिंग को जो है वो बड़ा करने के लिए। ठीक है, कोई चीज अंदर आ रही है, अब वो अंदर आ रही है तो एरिया बहुत छोटा है, तो अंदर आ रही है तो बाहर निकलने में जो है वो दिक्कत आ रही है, तो हम जो है वो कट लगा देते हैं ताकि आसानी से जो है बच्चा बाहर आ जाए। टू वेजाइनल ओपनिंग टू फैसिलिटेट चाइल्ड बर्थ, ताकि आसानी से जो हो बच्चा हम बाहर ले सके। ये हो गया एपिस्टोमी। क्लियर हो गया, फिर से अपनी देसी भाषा में क्लियर करते हैं। एपिस्टोमी जो है वो एक सर्जिकल कट है, यानी कि कहीं ना कहीं हम जो है वो कट लगाते हैं। कहां लगाते हैं, पेरिनियम में लगाते हैं, यानी कि एनस और रेक्टम के बीच, वेजाइनल ओपनिंग और एनस के बीच में जो है वो कट लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, सेकेंड स्टेज कब हुई, फुल्ली डायलेशन ऑफ द सर्विक्स से लेके बच्चा जब बाहर पूरा निकल जाता है उसको हम कहते हैं दोस्तों सेकेंड स्टेज। तो उसके अंदर लगाया जाता है, किस लिए, टू इनलार्ज वेजाइनल ओपनिंग। ये वेजाइना की ओपनिंग है, अब यहां से बच्चा निकला है तो ये बच्चा निकलने में दिक्कत आ रही है, तो उसको हम थोड़ा सा ओपन कट लगा देंगे तो थोड़ा रास्ता बड़ा बन जाएगा। ठीक है, ताकि बच्चा आसानी से जो है वो हो सके। अच्छा, सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर के अंदर भी क्राउनिंग जब होती है, ठीक है, क्राउनिंग किसको कहते हैं, क्राउनिंग हो गया मतलब मुकुट धारण करना। तो जैसे ही बच्चा का सर हमें दिखाई देने लग जाता है उसको हम बोलते हैं क्राउनिंग। उस टाइम पे हम जो है वो एपिस्टोमी करते हैं। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एपिस्टोमी। अब बात आती है हमारे पास में पर्पज ऑफ एपिस्टोमी। ठीक है, एपिस्टोमी के क्या पर्पज हैं, तो आपको बेसिकली जो हो पता ही है कि हम क्यों कर रहे हैं, ताकि अच्छे तरीके से जो है वो हमारे पास में बच्चा बाहर निकल सके। ठीक है, कोई बच्चा मान लीजिए जिसका सर जो है वो ज्यादा बड़ा है तो उसको हम आसानी से बाहर निकाल सकें। मान लीजिए फोरसेप या वैक्यूम डिलीवरी हम करवा रहे हैं, फोरसेप मतलब चिमटी के द्वारा या फोरसेप जो आती है उसके द्वारा हम बच्चा निकालते हैं, या वैक्यूम के द्वारा, आपने 3 इडियट्स देखी होगी। ठीक है, वैक्यूम के द्वारा भी जो है बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो उस कंडीशन में, या कई बार क्या होता है कि बच्चा जब निकलता है
तो आसपास के जो पेरिनेल एरिया वहां पे बहुत ज्यादा टीयर हो जाता है, ठीक है, बहुत जगह जो वो कट फट लग जाता है, तो वहां से उसको जो है वो रिड्यूस करने के लिए हम जो है वो एपिस्टोमी करते हैं। वन बाय वन करके लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला पर्पज आ गया हमारे पास में, टू प्रिवेंट अनकंट्रोल्ड एंड एक्सटेंसिव पेरिनियल टीयर, यानी कि टू प्रिवेंट अनकंट्रोल, अब बच्चा निकल रहा है, तो बच्चा निकल रहा है तो अनकंट्रोल तरीके से जो हो वेजाइना रप्चर हो सकती है। यहां पे एपिस्टोमी में हमें पता है कि 2 mm या 3 mm या 4 mm या 10 सेंटीमीटर कितना हमें कट लगाना था, तो एक फिक्स होता है, जबकि वहां पे जस्ट जो है वो हमारे पास में वेजाइना जो है वो रप्चर हो जाती है और पेरिनियल टीयर हो जाता है, वो भी अनकंट्रोल तरीके से, कोई पता नहीं था कितना होता है, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एपिस्टोमी करते हैं। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में टू एक्सपेंडेड डिलीवरी इन केस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, ठीक है, यानी कि फीटल डिस्ट्रेस को जो है वो बच्चा जब निकल रहा है, ठीक है, बच्चा बटा गया है तो फीटल डिस्ट्रेस में जा सकता है, ठीक है, तो उस फीटल डिस्ट्रेस से रिमूव करने के लिए हम जो है वो एपिस्टोमी करते हैं। देन टू प्रोवाइड स्पेस फॉर मैनिपुलेटिव डिलीवरी, यानी कि बच्चा जब बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो बच्चा नॉर्मली बाहर नहीं निकल रहा है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, मैनिपुलेटिव डिलीवरी कराते हैं, यानी कि उसको या तो फोर्सेप डिलीवरी करवाते हैं या वैक्यूम लगा के, यहां पे वैक्यूम लगा के बच्चे को जो है वो खींचा जाता है, ठीक है, तो वहां पे स्पेस कम होता है, तो उस स्पेस को बढ़ाने के लिए हम एपिस्टोमी करते हैं, टू प्रोवाइड स्पेस फॉर मैनिपुलेटिव डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट आ जाता है टू प्रोटेक्ट द फीटल हेड इन केस ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी, ठीक है, प्रीटर्म डिलीवरी हो रही है, प्रीटर्म डिलीवरी हो रही है तो आपको पता है प्रीटर्म डिलीवरी इन द सेंस कि 37 वीक से पहले जो हो बच्चा डिलीवर हो रहा है। अब 37 वीक से बच्चा पहले डिलीवर हो रहा है तो उसकी जो हमारे पास में स्कल है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, वो बिल्कुल लचीली होती है। अब यहाँ पे वेजाइना से बच्चा जो हो बाहर निकल रहा है तो वहां पे फीटल हेड जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है, प्रीटर्म डिलीवरी में। तो अगर रास्ता नेरो है और कोई नाजुक चीज अंदर फंसाई जा रही है तो ऑफकोर्स डैमेज होगा। तो अगर रास्ता ओपन है, खुला है, चौड़ा है, तो जो नाजुक वाली चीजें हैं वो भी बहुत आसानी से जो है वो आगे बढ़ सकती है। तो टू प्रोटेक्ट द फीटल हेड इन केस ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी, फीटल हेड को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है, बच्चे के हेड को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है किसके अंदर, प्रीटर्म डिलीवरी के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है टू शॉर्टेन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इफ नेसेसरी, ठीक है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होता है तो सेकेंड और स्टेज होता है तो उसकी टाइमिंग को जो है वो हम कम करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम जो है वो यहीं पे लग जाता है, रास्ता नेरो है, बच्चा धीरे धीरे आ रहा है, तो अगर रास्ता ओपन होगा तो चीजें हो जाएगी। वही सेम चीज जैसे मान लीजिए कंजेस्टेड रोड है तो हम धीरे धीरे चलते हैं, बिल्कुल खुला रोड होता है तो हम फास्टली जो है वो मूव करते हैं। तो ये कुछ जो है वो हमारे पास में कंडीशन है या कुछ पर्पज है जिसकी वजह से हम एपिस्टोमी करते हैं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टाइप ऑफ एपिस्टोमी, एपिस्टोमी के जो है वो कौन कौन से टाइप होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास का जो है वो टाइप ही होता है, सबसे ज्यादा एग्जाम में जो है वो यहीं पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। हालांकि अलग अलग टाइप होते हैं, वैसे तो 3-4 टाइप होते हैं, लेकिन जो मेन टाइप होते हैं वो बेसिकली 2 ही होते हैं। एपिस्टोमी के जो है वो 2 टाइप होते हैं जहां पे एग्जाम में सबसे ज्यादा जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि ये या तो इमेज देके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किस प्रकार की एपिस्टोमी है, ठीक है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि इस एपिस्टोमी में क्या तो एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। क्लियर, ये 2 तरीके के क्वेश्चन जो है वो बेसिकली पूछे जाते हैं। तो वन बाय वन करके लेते हैं। सबसे पहले आ गया मीडियन या मिड लाइन एपिस्टोमी, ठीक है, मिड लाइन या मीडियन एपिस्टोमी किसको कहते हैं, मीडियम या मिड लाइन एपिस्टोमी होता है कि सीधा हम कट लगा रहे हैं, यानी कि ये हमारे पास में ये वेजाइनल ओपनिंग और यहां पे लो, चलो मैं अलग कलर से लेता हूं, ये जो हम कट लगा रहे हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों मीडियन या मिड लाइन एपिस्टोमी, ठीक है, यानी कि मीडियन या मिड लाइन एपिस्टोमी जो है वो किसको कहते हैं, इंसिजन इज मेड स्ट्रेट डाउन फ्रॉम द वेजाइनल ओपनिंग टुवर्ड्स द एनस, ठीक है, यानी कि हमारे पास में ये हमारे पास में जो है वो वेजाइना है और ये हमारे पास में एनस है, ठीक है, ये हमारे पास में वेजाइना है और ये जो है हमारे पास में एनस है, और इन दोनों के बीच में जो हम कट लगा रहे हैं इसको हम बोलते हैं मीडियन या मिड लाइन एपिस्टोमी। इमेज के द्वारा भी जो मैं आपको दिखाता हूं ये वाला, ठीक है, 2 टाइप के बढ़ेंगे। ये हो गया मिड लाइन एपिस्टोमी, यानी कि वेजाइना और एनस के बीच में हमने जो है वो कट लगाया, दैट इज कॉल्ड मिड लाइन इंसिजन, जिसको बोलते हैं मिड लाइन एपिस्टोमी। क्लियर है। अब ले लेते हैं कि क्या तो इसके एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। भाई ये हम कट लगाएंगे
तो क्या एडवांटेज हो सकते हैं? एडवांटेज तो हमारे पास में पहला आ जाता है लेस ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग कम होगी। बाकी जो हम मीडियोलेटरल करेंगे या कोई सी भी एपिस्टोमी करेंगे उसके कंपेयर में सबसे कम ब्लीडिंग जो है वो हमारे पास में मीडियल में ही होती है। नेक्स्ट, इजी टू रिपेयर, अगर हमने एपिस्टोमी कर दी है तो बहुत जल्दी और आसानी से जो है वो रिपेयर हो जाएगी। एंड लेस पेन, पेन जो है वो मदर को बहुत कम होता है। ये तो हो गया एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास में? डिसएडवांटेज है हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन टू द एनल स्फिंक्टर्स और रेक्टम। ठीक है, आपने एपिस्टोमी कर दिया, अगर वहां पे और ज्यादा एक्सटेंशन बढ़ गया तो फिर वो डैमेज करेगा हमारे पास में एनल स्फिंक्टर्स को, और रेक्टम के जो स्फिंक्टर्स है उसको डैमेज करेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे एपिस्टोमी कर दिया, एनस तक चले गए, ठीक है ना, लेकिन अगर और ज्यादा बढ़ गया तो फिर हमारे पास में वहां पे स्फिंक्टर्स है, तो स्फिंक्टर्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं। तो हमने एक चीज सॉर्ट आउट की, बच्चे को हमने बाहर निकाल लिया, लेकिन एनल और रेक्टम स्फिंक्टर्स को डैमेज कर दिया, तो वो भी बड़ी दिक्कत है। ये इसका जो है वो मेन डिसएडवांटेज है। क्लियर है? एडवांटेज बहुत अच्छा है, ब्लीडिंग कम होती है, अच्छे तरीके से रिपेयर हो सकता है, और पेन जो है वो हमारे पास में बिल्कुल कम होगा। ठीक है, डिसएडवांटेज में हमारे पास में आ गया दोस्तों कि यहां पे जो है वो अगर एक्सटेंशन हो गया तो एनल स्फिंक्टर्स और एनल रेक्टम पे जो है वो जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मीडियोलेटरल एपिस्टोमी। सबसे ज्यादा करने वाली एपिस्टोमी यही है। उसमें तो क्या था दोस्तों हमारे पास में? इसमें तो था हमारे पास में कि ये वेजाइनल डिलीवरी है, ये वेजाइना है, और ये हमारे पास में एनस है। ठीक है, और यहां पे हमने जो है वो कट लगाया कहां कहां बीच में दोस्तों? इसके और इसके बीच में। ये तो हो गया मीडियन। अब हम लगाते हैं दोस्तों मीडियोलेटरल। मीडियोलेटरल क्या हो गया दोस्तों? इस तरीके से तिरछा हम लगाते हैं, 45 एंगल पे लगाएंगे, 45 डिग्री एंगल पे हम लगाएंगे, जिसको हम बोलेंगे मीडियोलेटरल। तो देखिए ध्यान से, इंसिजन इज मेड एट एंगल यूजुअली 45 डिग्री फ्रॉम द वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग से हम 45 डिग्री जो है वो तिरछा लगाएंगे। ये देखो, ये तो था हमारे पास में बिल्कुल सेंटर में। अब यहां पे हमारे पास में क्या हुआ दोस्तों? यहां पे हमारे पास में ये वेजाइना है, ठीक है, ये वेजाइना हो गया और ये एनस हो गया। अब ये हमने तिरछा कट लगाया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मीडियोलेटरल इंसिजन। क्लियर? अब देखो इसके क्या एडवांटेज है और क्या इसके डिसएडवांटेज है, उसको हम ले लेते हैं। चलो उसके भी हमने एडवांटेज पढ़ लिए, ठीक है, कि बहुत अच्छी तरीके से लेस ब्लीडिंग, लेस पेन, ये सारी चीजें होती है। अब इसके एडवांटेज क्या है? इसका सिर्फ वही एडवांटेज जो वहां का कॉम्प्लिकेशन था, क्या था कि जो हमारे पास में एक्सटेंशन हो जाएगा तो जो रेक्टम और एनल स्फिंक्टर्स है वो डैमेज हो सकते हैं। यहां पे ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर एक्सटेंशन भी हो जाएगा तो वहां तो स्फिंक्टर्स है ही नहीं है, वहां पे तो एनल और रेक्टम स्फिंक्टर्स ही नहीं है, तो डैमेज क्या होंगे? तो एडवांटेज यहां पे हो जाएगा लोअर रिस्क ऑफ एक्सटेंशन टू द रेक्टम। अगर एक्सटेंशन भी हो जाएगा तो कोई रिस्क नहीं रहेगा। डिसएडवांटेज क्या है? वहां वाले जो एडवांटेज है यहां पे डिसएडवांटेज हो जाएंगे। कैसे? मोर ब्लीडिंग, यहां पे ब्लड सप्लाई जो है वो ज्यादा होती है, इसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो ज्यादा होगी। देन मोर पेन एंड डिस्कंफर्ट, मोर पेन होगा और डिस्कंफर्ट भी जो है वो ज्यादा होगा, जबकि हमारे पास में मीडियन में जो है वो पेन कम हो रहा था। नेक्स्ट, हार्डर टू रिपेयर, बहुत मुश्किल से जो है वो रिपेयर होता है। नेक्स्ट, अलग टाइप की, अदर रे टाइप। मैंने कहा था ना कि बेसिकली तो हम जो है वो 2 टाइप की पढ़ते हैं, और हम ले लेते हैं। पहले आ गया हमारे पास में लेटरल एपिस्टोमी। लेटरल एपिस्टोमी हो गया लेटरल साइड से जो हम करते हैं उसको हम बोलते हैं लेटरल एपिस्टोमी। हालांकि ये इमेज जो मैंने दिखा रखी है वो हमारे पास में मीडियोलेटरल है। लेटरल वाली जो हो बेसिकली अगर हम साइड से करते हैं उसको हम बोलते हैं लेटरल वाली, ये मीडियोलेटरल ही है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में जे शेप्ड एपिस्टोमी। जे शेप्ड में हम क्या करते हैं? सिंपली जो है वो जे की स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे? ऐसे ऐसे हम एपिस्टोमी जो है वो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जे शेप्ड एपिस्टोमी। ठीक है, तो लेटरल एपिस्टोमी एंड जे शेप्ड एपिस्टोमी मैं सिर्फ आपको जो है वो पढ़ाने के पर्पज से बता रहा हूं। ये दोनों एपिस्टोमी जो हो बेसिकली नहीं की जाती है, परफॉर्म जो है वो रेयर, ठीक है, कोई लाखों कंडीशन में एक बार कर दे तो कर दे, बाकी ये जो हो बेसिकली नहीं की जाती है। नॉट इन यूज हम कह सकते हैं, ठीक है, नॉट इन यूज, बेसिकली नॉट इन यूज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इंडिकेशन ऑफ एपिस्टोमी। एपिस्टोमी के क्या इंडिकेशन है? तो दोस्तों अगर आपने डेफिनेशन अच्छे तरीके से एपिस्टोमी की पढ़ रखी है तो इंडिकेशन आपके सामने जो हो बहुत आसानी से या आप टिप्स पे जो है वो कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या इंडिकेशन होता है, क्यों हम एपिस्टोमी कर सकते हैं? तो दोनों साइड से ले लेते हैं। पहला हम मैटरनल इंडिकेशन ले लेते हैं, नेक्स्ट हम जो हो फीटल इंडिकेशन या जो हो वो फीटस के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। ठीक है, मैटरनल इंडिकेशन का मतलब हो गया कि मदर में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से हमें एपिस्टोमी करनी पड़ रही है। मदर में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है
जिसकी वजह से हमें जो है वो एपिस्टोमी कर रही है। नेक्स्ट हम फीटल इंडिकेशन देखेंगे कि फीटस में ऐसी क्या कंडीशन आ गई जिसकी वजह से हमें एपिस्टोमी करना पड़ गया। तो मैटरनल इंडिकेशन आ जाएगा। पहली चीज आ गई रिज्ड पेरिनियम। रिज्ड का मतलब होता है दोस्तों बिल्कुल टाइट वाली चीज होती है जिसको बोलते हैं रिज्ड। अगर सॉफ्ट पेरिनियम होगा तो सॉफ्ट पेरिनियम होगा तो आसानी से जो हो फैल जाएगा और बच्चा आसानी से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर पेरिनियम जो है वो रिज्ड है, टाइट है, ठीक है, तो हमें दिक्कत आती है, तो हम उसमें जो है वो एपिस्टोमी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में शॉर्ट पेरिनियम। शॉर्ट पेरिनियम इन द सेंस कि पेरिनियम जो हो बिल्कुल छोटी है। अब पेरिनियम बिल्कुल छोटी है तो बच्चा जो हो प्रॉपर बाहर निकलेगा। अगर पेरिनियम एरिया बड़ा है तो आसानी से वो चीज बाहर आ जाएगी। पेरिनियम छोटा है तो हम जो है वो एपिस्टोमी करते हैं। नेक्स्ट प्रीवियस पेरिनियल सर्जरी और स्कैरिंग। अगर पहले से जो है वो पेरिनियल सर्जरी हुई है या पहले से स्कैरिंग है तो हम जो है वो एपिस्टोमी अभी भी जो है वो करनी पड़ेगी। नॉर्मल एनवीडी, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पहले से जो है वो पेरिनियल सर्जरी है तो फिर हम जो है वो वहां पे करेंगे। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी, फोर्सेप और वैक्यूम। अगर हम वैक्यूम डिलीवरी करवा रहे हैं या फोर्सेप डिलीवरी करवा रहे हैं, फोर्सेप डिलीवरी भी आपको पता होगा, वैक्यूम भी पता होगा। अगर नहीं है तो शॉर्टकट में बताते हैं क्योंकि ये दोनों अलग से पढ़ेंगे तो एक एक घंटा दोनों के लिए चाहिए। बच्चा जब जैसे क्राउनिंग हो जाता है तो बच्चा जब बाहर नहीं निकलता है तो हम फोर्सेप डालते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो है वो चिमटी जैसी स्ट्रक्चर आती है, फोर्सेप डाल के उस बच्चे को बाहर निकाला जाता है या फिर वैक्यूम लगा के उस बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो अगर हम फोर्सेप डिलीवरी करवा रहे हैं या वैक्यूम डिलीवरी करवा रहे हैं तो हमारे पास में जगह जो हो बहुत कम रह जाती है। तो उस जगह को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हम एपिस्टोमी जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये तो हमारे पास में आ गई मैटरनल कंडीशन इंडिकेशन जिसकी वजह से हम जो है वो फोर्सेप डिलीवरी हम जो है वो एपिस्टोमी कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है फीटल इंडिकेशन, यानी कि बच्चे में ऐसा क्या दिक्कत आ गई जिससे हमें एपिस्टोमी जो है वो करनी पड़ेगी। सबसे पहला आ जाता है दोस्तों फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस इन द सेंस कि बच्चा जो है वो डिलीवरी से आ रहा है, काफी लंबे समय तक जो है वो अटका हुआ है, तो वो बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस में जा रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें एपिस्टोमी करना पड़ जाएगा क्योंकि अगर वहां पे एपिस्टोमी नहीं करेंगे तो फिर बच्चा जो है वो एक्सपायर हो सकता है। नेक्स्ट प्रीटर्म बेबी। प्रीटर्म बेबी इन द सेंस कि बच्चा जो है वो 37 वीक से पहले डिलीवर हो रहा है। 37 वीक से पहले डिलीवर हो रहा है तो इसकी स्कल जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है। अब स्कल सॉफ्ट होती है, रास्ता जो हो बिल्कुल नैरो है तो उसमें से जाएगा तो ये डैमेज हो सकता है, ठीक है। अगर नॉर्मल ट्रम्प बच्चा है तो ये बिल्कुल हार्ड रहेगा तो वो वहां पे रास्ता बना के आगे निकल सकता है, लेकिन प्री ट्रम है तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है, रास्ता नैरो है तो ये जो हेड जो है वो डैमेज हो सकता है। तो उसकी वजह से उस टाइम पे हम एपिस्टोमी करते हैं। नेक्स्ट मैक्रोसोमिया, ये जिसको हम कहते हैं लार्ज बेबी। अगर मान के चलिए बच्चा जो हो बिल्कुल हेल्दी है, ठीक है, नॉर्मली हमारे पास में जो है वो 3.5 किलो का जो है बच्चा आता है, ठीक है, लेकिन अगर बच्चा बड़ा साइज में हेल्दी आ गया, भीम टाइप से हो गया, अब रास्ता उतना ही है और भीम वहां से निकलेगा तो नहीं निकल पाएगा, तो उस कंडीशन में हम जो है वो एपिस्टोमी करते हैं। लास्ट आ गया एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन रिक्वायरिंग इंटरवेंशन, ठीक है। एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन बेसिकली जो है बच्चे का सर आता है, उसमें भी हमारे पास में वर्टेक्स आता है, लेकिन अगर फेस प्रेजेंटेशन आ गया, शोल्डर प्रेजेंटेशन आ गया या फिर हमारे पास में बटक्स प्रेजेंटेशन आ गया जिसको हम ब्रिज प्रेजेंटेशन कहते हैं, अगर हमारे पास में एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन आ गया है तो हमें इंटरवेंशन में जो है या हमें जो है वो एपिस्टोमी करनी पड़ती है। तो दोनों कंडीशन लेगी, मदर में क्या चीज होगी जिसकी वजह से हमें एपिस्टोमी कर रहे हैं और बच्चे में ऐसे क्या कंडीशन हो रही है जिसकी वजह से हमें एपिस्टोमी करनी पड़ रही है। तो ये सारी चीजें जो है वहां पे क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रोसीजर, ठीक है, यानी कि किस तरीके से और इस एपिस्टोमी को किस तरीके से आप जो है वो परफॉर्म करोगे। तो कोई भी हम प्रोसीजर करते हैं उससे पहले जो है वो हम प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं। कोई भी प्रोसीजर है और ये तो बिल्कुल जो है वो हमारे पास में सर्जिकल प्रोसीजर है, तो सर्जिकल प्रोसीजर है तो ऑफकोर्स जो है वो हमें क्या करना पड़ता है, इन्फॉर्म कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं। नेक्स्ट एसेप्टिक टेक्निक, यहां पे जो है वो हमारे पास में ये कोई क्लीन प्रोसीजर नहीं है, ये एसेप्टिक टेक्निक यूज करेंगे, यानी कि बिल्कुल स्टेरिलिटी का, स्टरलाइजेशन का जो है वो हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लोकल एनेस्थेसिया हमें चाहिएगा, यूजुअली जो है वो लिग्नोकेन 1% या 2% जो है वो काम में लेते हैं, 1% भी लेते हैं और बेसिकली 2% भी काम में ले सकते हैं लोकल एनेस्थेसिया। ये हमारे पास में तैयारी रखनी पड़ेगी, क्या चीज, कंसेंट पहले से लेके रहना पड़ेगा, एसेप्टिक टेक्निक हमें यूज में कर लेनी पड़ेगी और लोकल एनेस्थेसिया जो है वो हमें यूज में लेना पड़ेगा। देन उसके बाद टाइमिंग,
यानी कि कब हम जो है वो करेंगे। भाई आपने देख लिया कि हमें एपिस्टोमी करना है, लेकिन कब करेंगे। तो दोस्तों एपिस्टोमी के लिए बार बार मैं कह रहा हूं कि 3 स्टेज होती है हमारे पास में लेबर की, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या थी, जब लेबर पेन स्टार्ट होता है वहां से लेके जब सर्विक्स डायलेट होती है वहां तक, ये फर्स्ट स्टेज हो गई। सेकंड हो गया हमारे पास में सर्विक्स डायलेशन से लेके बच्चा जब बाहर निकलने वाला होता है और निकल जाता है वहां तक सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज होते हैं बच्चा बाहर निकल गया, उससे लेके प्लेसेंटा बाहर निकलता, वो आता है हमारे पास में थर्ड स्टेज। तो हम एपिस्टोमी जो हो बेसिकली कब करते हैं दोस्तों, एपिस्टोमी करते हैं हम हमारे पास में सेकेंड स्टेज के अंदर, ठीक है, सेकेंड स्टेज के अंदर लेते हैं। और सेकेंड स्टेज में भी कब करते हैं, जब बच्चे का सर दिखने लग जाएगा, उसको हम कहते हैं क्राउनिंग, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, क्राउनिंग। अलग अलग आती है हमारे पास में, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, क्राउनिंग, ये सब चीजें, ठीक है, डिसेंट, एफिशिएंट, ये सारी चीजें हैं। इसको हम 1 बाय 1 करके जो पूरी स्टेप को लेंगे। तो जो हमारे पास में सेकेंड स्टेज के अंदर, सेकेंड स्टेज के अंदर क्राउनिंग स्टेप होती है, तब करते हैं। यहां तक चीज क्लियर होगी। और क्राउनिंग किसको कहते हैं, क्राउनिंग का बेसिक मतलब हो गया मुकुट, ठीक है, मुकुट जैसा वेजाइना बाहर है और बच्चे का सर निकल रहा है, तो बिल्कुल जो हो मुकुट जैसा दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं क्राउनिंग। तो क्राउनिंग के टाइम पे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में हम जो है वो एपिस्टोमी करते हैं, ठीक है। इंसिजन, इंसिजन जो हो बेसिकली हम क्या करते हैं दोस्तों, इंसिजन यानी कि कट लगाते हैं। और वो हम कैसे करते हैं दोस्तों, मेड ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन, जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तब, व्हेन पेरिनियम इज स्ट्रेच, जब पेरिनियम स्ट्रेच होती है उस टाइम पे जो है वो हम कट लगाते हैं, इंसिजन लगाते हैं। इंसिजन हम बेसिकली दो टाइप का, मीडियन या मीडियोलेटरल जो है वो लगाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में जो है वो डिलीवरी हो जाती है, बच्चा जो है वो बच्चे डिलीवर आफ्टर द इंसिजन, जैसे आपने कट लगाया, रास्ता बढ़ गया, बच्चा जो है वो आराम से बाहर आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद कैसे रिपेयर करोगे, ठीक है, बच्चा बाहर आ गया, ठीक है, उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, प्लेसेंटा का जो हो बाहर निकलने का वेट करेंगे। जैसे ही प्लेसेंटा जो हो हमारे पास में बाहर निकलेगा, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, जैसे प्लेसेंटा बाहर निकल गया यानी कि थर्ड स्टेज जो हो वो कंप्लीट होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, द एपिस्टोमी इज रिपेयर्ड इन 3 लेयर्स, ठीक है, एपिस्टोमी को जो हम रिपेयर करेंगे और उसमें हम 3 स्टेज के अंदर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हम वेजाइनल म्यूकोसा है उसको रिपेयर करेंगे, फिर जो पेरिनियल मसल्स है उसको रिपेयर करेंगे, और फाइनली जो आउटर स्किन है उसको हम रिपेयर करेंगे। यानी कि 3 लेयर को जो है वो हम रिपेयर करेंगे, वेजाइनल म्यूकोसा, पेरिनियल म्यूकोसा, मसल्स एंड स्किन। इस तरीके से जो है वो तीनों लेयर को हम जो है वो रिपेयर करेंगे। क्लियर है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में पोस्ट ऑप प्रोसीजर केयर, ठीक है, एपिस्टोमी आपने कर दी, डिलीवरी हो गई, उसके बाद में जो है वो हम क्या केयर करेंगे, पोस्ट प्रोसीजर, प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, आपने स्टिच लगा दिए, टांके लगा दिए, सारी चीज कंप्लीट होगी। अब उसके बाद जो है वो हम क्या क्या करेंगे, देन सबसे पहले आता है कीप एरिया क्लीन एंड ड्राई। एरिया को जो है वो क्लीन रखना है, ड्राई रखना है। अगर आप क्लीन नहीं रखोगे, ड्राई नहीं रखोगे, तो आपको पता ही है बेसिकली वहां पे जो हो पस फॉर्मेशन हो जाएगा, परफोरेशन हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद पेन रिलीफ देंगे। अब आपने स्टिच किए हैं, टांके लगाए हैं, तो दर्द तो होगा ही होगा, ठीक है, तो पेन किलर एनाल्जेसिक देंगे। देन आइस पैक इन द फर्स्ट 24 आवर्स, शुरुआती के 24 घंटे में जो है वो हम आइस पैक रखेंगे जहां पे आपने स्टिच या एपिस्टोमी की है। देन उसके बाद वार्म शीट्स बात करेंगे 24 आवर्स के बाद में, 24 घंटे के बाद में जो है हम क्या करेंगे दोस्तों, शीट्स बात है। शीट्स बात आपको पता ही है कि एक टब लेंगे, उसमें वार्म वाटर रखेंगे और उसमें बैठने के लिए बोलेंगे। अच्छा 24 आवर्स से पहले क्यों नहीं दोस्तों, 20 शीट्स बात बेनिफिशियल होती है, ठीक है, फायदेमंद होती है, लेकिन अगर आपने 24 आवर्स से पहले कर दिया तो वहां पे हमारे पास में जो है वो दोस्तों ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि वेजो डायलेशन होगा, वेजो डायलेशन होगा तो ब्लीडिंग होगी। तो शुरुआती के 24 घंटे में हम जो है वो आइस पैक लगाते हैं ताकि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो, क्या हो दोस्तों, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो। और उसके बाद 24 घंटे के बाद हम शीट्स बात करेंगे और उसमें हम करेंगे ताकि वेजो डायलेशन हो, प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो, ताकि अच्छे तरीके से जल्दी मेंटेन हो सके, टिश्यू ग्रोथ कर सके। नेक्स्ट एनकरेज गुड हाइजीन, ठीक है, प्रॉपर और अच्छी हाइजीन को जो है वो मेंटेन करेंगे। मॉनिटर द साइन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन के कोई भी साइन है उसको पहले ही मॉनिटर करेंगे, ये हमारे पास में काम रहता है। और लास्ट आ जाता है एजुकेट मदर अबाउट द पेरिनियल केयर, यानी कि पेरिनियल केयर आप किस तरीके से कर सकते हो उसके बारे में मदर को जो है वो एजुकेट करेंगे। तो ये हमारे पास में कुछ है जो पोस्ट प्रोसीजर केयर के अंदर जो है वो आते हैं, ये सारी चीजें हम करेंगे। एरिया को क्लीन रखेंगे, ड्राई रखेंगे, एनाल्जेसिन देंगे, शुरुआती के 24 घंटे में जो है वो आइस पैक देंगे। ध्यान रखना यहाँ पे दोनों जगह जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपिस्टोमी में 24 घंटे से पहले हम क्या करेंगे, 24 घंटे के बाद हम क्या करेंगे। 24 घंटे से पहले ठंडा रखेंगे, आइस पैक रखेंगे, 24 घंटे के बाद हम वार्म जो है वो शीट्स बात देंगे।
हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करेंगे, इन्फेक्शन को पहले से देखेंगे और पेरिनियल केयर कैसे करनी है उसके बारे में मदर को जो है वो बताएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन ऑफ एपिस्टोमी, यानी कि एपिस्टोमी के जो है वो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कोई भी आप प्रोसीजर करो और स्पेशली सर्जिकल प्रोसीजर करो तो कहीं ना कहीं जो है वो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो वन बाय वन करके लेते हैं कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन जो है वो आ सकते हैं। सबसे पहले तो आएगा दोस्तों पेन एंड डिस्कंफर्ट। ऑफ कोर्स आपने एपिस्टोमी की है तो पेन एंड डिस्कंफर्ट होगा, कोई भी चीज कट लगाई है तो दर्द तो होगा ही होगा। इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं अगर आपने प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज में नहीं ली है, या फिर आपने जो है वो वार्म बाथ या फिर जो है वो शीट्स बाथ प्रॉपर नहीं कर रहे हो तो हमारे पास में इन्फेक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट हेमेटोमा फॉर्मेशन। ऑफ कोर्स आपने कट लगाया अगर वहां पे कोई आर्टरी डैमेज हो गया है या आर्टरी कट हो गई है तो वहां पे हेमेटोमा फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट पेरिनियल वुड डिहेंशन, ठीक है, वुंड बन जाता है, ठीक है, और वहां पे पेरिनियल के जो है ऑलरेडी वहां पे कंटामिनेटेड चीजें हैं तो उसकी वजह से वहां पे जो है वो वुंड परफोरेशन हो सकता है। नेक्स्ट स्कार फॉर्मेशन एंड डिस्पेरियम, यानी कि पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है। जैसे आपने एपिस्टोमी कर दिया, अगर एपिस्टोमी पे अगर आपने स्टिच लगाए हैं और उसको नेरो कर दिया तो जब भी इंटरकोर्स करते हैं वहां पे हमें जो है वो पेन फील होता है, जिसको बोलते हैं दोस्तों डिस्पेरियूनिया, ठीक है, ध्यान रखना। डिस्पेरियूनिया होता है कि इंटरकोर्स के टाइम पे जो है वो पेन होना। ऑफ कोर्स क्यों? क्योंकि जो आपने स्टिच लगाए ये हमारे पास में जो है वो वेजाइना है और ये अपने पास में जो है वो एनस है। यहाँ पे आपने कट लगाया या यहाँ पे कट लगाया, अब आपने स्टिच लगा के ठीक कर दिया, ठीक है, तो जो स्कार फॉर्मेशन हो गया, अंदर स्कार बन गया, तो जैसे ही इंटरकोर्स होगा तो पेन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एक्सटेंशन इनटू द एनल स्फिंक्टर्स और रेक्टम स्पेशली इन मिड लाइन एपिस्टोमी। अगर आपने मिड लाइन एपिस्टोमी की है तो वो हमारे पास में जो है वो कहां तक जा सकते हैं, जो रेक्टम और एनल स्फिंक्टर्स है वहां तक जा सकते हैं, और ये बेसिकली जो है वो मिड लाइन एपिस्टोमी में होता है, ठीक है। मीडियोलेटरल एपिस्टोमी में जो है वो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिवेंशन, किस तरीके से आप जो है वो बच सकते हो या किस तरीके से जो है वो आप अल्टरनेटिव या प्रिवेंशन जो है वो कर सकते हो। पहली चीज आगे पेरिनियल मसाज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। पेरिनियल मसाज करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान तो उसकी वजह से जो पेरिनियम जो है वो रिजिड हो चुका था, जिसकी वजह से हमें एपिस्टोमी करनी पड़ी थी। अब आपने मसाज कर दिया तो वो सॉफ्ट हो चुकी है, तो हमारे पास में चांसेस कम हो जाते हैं एपिस्टोमी करने के, ठीक है। तो पेरिनियल मसाज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम पे पेरिनियल मसाज अगर हम करेंगे तो हमारे पास में एपिस्टोमी के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। ये प्रिवेंशन है, यानी कि एपिस्टोमी से हम कैसे बचा जा सकता है। सेकंड, वार्म कंप्रेशन ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। जैसे ही सेकंड स्टेज लेबर स्टार्ट होता है वार्म कंप्रेशन देंगे। अब वार्म कंप्रेशन देंगे तो आपको पता ही है दोस्तों क्या होगा, डायलेशन होगा। मसल्स का भी डायलेशन होता है, ब्लड वेसल्स का भी डायलेशन होता है, तो मसल्स का डायलेशन होगा, ब्लड वेसल्स का डायलेशन होगा, टिश्यूज का डायलेशन होगा, तो फिर एपिस्टोमी के चांसेस जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल डिलीवरी ऑफ द हेड, ठीक है। सही तरीके से और कंट्रोल तरीके से अगर आपने हेड की डिलीवरी करवा दिया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें एपिस्टोमी करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है जुडिशियस यूज ऑफ एपिस्टोमी, ठीक है, यानी कि व्हेन मेडिकल इज नेसेसरी सिलेक्टिव एपिस्टोमी करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने जो है वो किया, अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तो ही आप कर सकते हो, अदरवाइज ना करें। तो ये कुछ हमारे पास में प्रिवेंशन है जिसकी वजह से हम एपिस्टोमी से जो है वो बच सकते हैं। देन उसके बाद में आता है कि एपिस्टोमी और नेचुरल टीयर होता है। आपको पता है ये हमारे पास में वेजाइना है, ठीक है। बच्चा जब अंदर से बाहर निकला, या यहाँ पे समझिए ये वेजाइना है, बच्चा जब अंदर से बाहर निकला तो नॉर्मल वेजाइनल टीयर होगा, यानी कि नॉर्मल वेजाइना जो है वो फैलेगी, कटेगी, टूटेगी, फटेगी, ये हो गया नेचुरल टीयर। एक होता है हमने कट लगा दिया, देन उसके बाद वेजाइना फैली, फिर बच्चा आ गया। तो दोनों में हमारे पास में क्या डिफरेंशिएट होता है, मतलब किसका क्या डिफरेंस होता है उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंट्रोल की बात करते हैं। तो दोस्तों एपिस्टोमी जो हो फुल्ली कंट्रोल होती है, कितने इंच का हमें या कितने सेंटीमीटर का कट लगाना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि कंट्रोल्ड सर्जिकल कट, ठीक है। यहाँ पे वेजाइना है, कितना हम कट लगाएंगे, कितना वेजाइना को बढ़ाएंगे, ये फुल्ली कंट्रोल होता है। जबकि नेचुरल टीयर के अंदर जो है वो हमारे पास में अनकंट्रोल होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, जैसे दबाव बढ़ा, जैसे वेजाइना रप्चर हुई, ठीक है। अब वो कितनी भी हो सकती है, ये अनकंट्रोल तरीके से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हीलिंग की। तो हीलिंग की अगर हम बात करें तो ये जो है वो हमारे पास में लंबे समय के बाद तक हील होता है, यानी कि टाइम जो है वो लेट होता है, लेट हील होता है। कट लगाया है तो वैसे टिश्यू, ये नेचुरल तरीके से हो रहा है,
तो बहुत जल्दी जो है वो हील हो जाता है। मान के चलिए आपने एपिस्टोमी का कट लगाया हमारे पास में 2 सेंटीमीटर का, और वेजाइना भी में हमारे पास में टीयर हुआ 2 सेंटीमीटर का, तो जो नेचुरल टीयर हुआ वो जल्दी भर जाएगा और जो हमने कट लगाया वो लेट भरेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेन की, ठीक है। तो एपिस्टोमी वाला जो है वो मोर पेनफुल होता है, और जो नेचुरल टीयर है वो हमारे पास में कम पेनफुल होता है म्यूकस की वजह से। और लास्ट आता है रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। अब इसमें तो क्या करते हैं, कैन एक्सटेंड इनटू द रेक्टम। भाई हमने कट लगाया, अगर आपने मीडियल कट लगाया तो वो रेक्टम तक जा सकता है। ये बेसिकली जो है वो सराउंडिंग चारों तरफ से जाता है, क्योंकि वेजाइना जब टीयर होता है तो चारों तरफ से कट थोड़ी कटती है, उसमें हम पर्टिकुलर एक साइड से कट लगा के जो है वो उसको बढ़ाते हैं। तो ये एपिस्टोमी और नेचुरल टीयर के बीच में जो है वो हमारे पास में डिफरेंशिएट था, जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड निमोनिक्स फॉर इंडिकेशन ऑफ एपिस्टोमी। आपने देखा कि एपिस्टोमी किस किस कंडीशन में कर सकते हैं, ठीक है। बच्चा जब बड़ा, आपने मैटरनल अलग पढ़ा, देन जो है वो बच्चे का अलग पड़ा, फीटल कंडीशन अलग पड़ी और मैटरनल कंडीशन आपने अलग पड़ी। अब दोनों को मिक्सअप ले लेते हैं, और इसका मैंने एक जो है वो निमोनिक्स बनाया, उसको बोलते हैं रस पीपीएफ, ठीक है। रस आपको पता है पीपीएफ होता है पोस्टपार्टम, ठीक है ना, पीपीएफ, ठीक है। पीपीएफ फंड में डाल दो या पीएफ फंड में डालते हो, ठीक है। तो इस तरीके से रस पीपीएफ, यानी कि इन कंडीशन में हम जो है वो एपिस्टोमी करते हैं। कौन कौन सी कंडीशन है उसको हम लेते हैं। पहला आ गया दोस्तों R फॉर रिजिड पेरिनियम, ठीक है। मैटरनल जो है वो कोई चीज होता है रिजिड पेरिनियम। U फॉर अनकंट्रोल्ड पेरिनियल टीयर रिस्क। भाई हमें लगता है कि अब जैसे डिलीवरी होगी तो अनकंट्रोल तरीके से जो है वो टीयर जो है वो रप्चर हो सकते हैं, तो उसके लिए हम एपिस्टोमी कर देते हैं। नेक्स्ट शोल्डर डिस्टोकिया, हमने पढ़ा था ना, यानी कि प्रेजेंटेशन जो है वो एबनॉर्मल हो, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन। बेसिकली तो बच्चा जो है वो वर्टेक्स में आता है, लेकिन अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन हो या शोल्डर डिस्टोकिया हो, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन हो, तो उस कंडीशन में हम जो है वो एपिस्टोमी करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद H, हेड टू बिग, जैसे मैक्रोसेमिया, बच्चा जो है वो भीम टाइप से हो, वो भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो ये तो होगा रस। पीपीएफ हो गया दोस्तों P फॉर प्रीटर्म बेबी। प्रीटर्म बेबी है तो इसका स्कल इतना डेवलप नहीं हो चुका है, तो इसकी वजह से हमारे पास में स्कल डैमेज हो सकता है। ट्रम बेबी है तो स्कल जो है वो अच्छे तरीके से जो है मैच्योर हो जाएगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रोलॉन्ग्ड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। अगर लेबर में हमारे पास में जो है वो लंबा समय लग रहा है, लंबे समय तक जो है वो सेकेंड स्टेज खींच रही है, क्यों, क्योंकि बच्चा जो है वहीं पे अटका हुआ है, क्राउनिंग नहीं हो रही है, तो उसको हम रिड्यूस करने के लिए हम एपिस्टोमी कर सकते हैं। लास्ट आ जाता है फीटल डिस्ट्रेस, बच्चा अटक रहा है तो बच्चा फीटल डिस्ट्रेस में जा सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो है वो एपिस्टोमी कर सकते हैं। तो निमोनिक्स याद रखना दोस्तों, रस पीपीएफ, इन कंडीशन में हम जो है वो एपिस्टोमी करते हैं। ऑलरेडी हमने पहले पढ़ चुके हैं, मैटरनल और फीटल दोनों को अलग अलग पढ़ा, यहाँ पे हमने जो है वो कंबाइंड ले लिया, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में पोस्ट एपिस्टोमी सर्जिकल केयर प्लान। हम क्या करेंगे, आपने जो है वो एपिस्टोमी कर दिया है, एपिस्टोमी करने के बाद जो है वो हमारे पास में क्या प्लान होता है उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो हम सैंपली जो है वो सैंपली मतलब देखते हैं उसमें। तो सबसे पहले हम दोस्तों नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे किस चीज का, एक्यूट पेन रिलेटेड टू पेरिनियल वुड। आपने कट लगाया तो ऑफकोर्स वहां पे पेन होगा, तो पेन ये डायग्नोसिस हो गया। गोल क्या हो जाएगा, रिलीफ टू पेन, सिंपल, ठीक है। इंटरवेंशन क्या हो जाएगा दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक, या जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने जो है वो एनाल्जेसिक हमें बताई है, वो एनाल्जेसिक हम जो है वो देंगे। इवोल्यूशन क्या निकलेगा, पेशेंट रिपोर्ट रिड्यूस पेन, पेशेंट जो हो कहेगा कि अब मुझे जो है वो पेन कम है। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हो सकता है, रिस्क फॉर इन्फेक्शन। ऑफ कोर्स अगर आपने एसेप्टिक टेक्निक काम में नहीं ली है या सही तरीके से केयर नहीं किया है तो इन्फेक्शन हो सकता है। गोल क्या होगा, प्रिवेंट इन्फेक्शन एट इंसिजन साइट, जो हमने कट लगाया वहां पे जो है वो इन्फेक्शन ना हो। इंटरवेंशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, मेंटेन पेरिनियल हाइजीन, मॉनिटर टू डिस्चार्ज, ठीक है। पेरिनियल हाइजीन को मॉनिटर करेंगे, जो भी डिस्चार्ज होगा उसको मॉनिटर करेंगे। इवोल्यूशन क्या निकलेगा, नो साइन ऑफ इन्फेक्शन ऑब्जर्व, कोई भी साइन इन्फेक्शन का जो है वो नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड नॉलेज डेफिशिएंट। ऑफ कोर्स जब कट लगाया है तो आपको पता है कि वहां पे जो है वो नॉलेज नहीं होता है, तो क्लाइंट यहाँ कहे मदर जो है वो डरी हुई होती है। तो गोल क्या हो जाएगा, एजुकेट अबाउट द पेरिनियल केयर एंड रिकवरी, उसको एजुकेट करेंगे कि किस तरीके से आप पेरिनियल कर सकते हो और किस तरीके से जो है वो आप रिकवरी कर सकते हो। इसमें आ जाता है प्रोवाइड हेल्थ केयर टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन सिट्स बात। पहले आप कहोगे कि शुरुआती 24 घंटे में आपको जो है वो कोल्ड कंप्रेशन देना है और उसके बाद 6 बात जो है वो प्रॉपर लेनी है, ठीक है। रिजल्ट क्या निकलेगा, मदर
जो है वो करेक्टली परफॉर्म सेल्फ केयर, अच्छे तरीके से जो है वो केयर कर सकती है। क्लियर है? ये आ गया हमारे पास में नर्सिंग केयर प्लान किसका, एपिस्टोमी का। अब उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, फिर इस टॉपिक को जो है वो हम फिनिश कर देंगे। तो अब तक आपने एपिस्टोमी पढ़ा, ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ा कि एपिस्टोमी क्या होता है, कब करते हैं, कौन सी कंडीशन में करते हैं, किस तरीके से किया जाता है, वो सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो एपिस्टोमी हो गया। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में इंपॉर्टेंट नोट्स कि क्या क्या चीजें हमारे पास में एग्जाम में पूछी जाती है, या हम कहें की पॉइंट्स। तो उसमें हमारे पास में सबसे पहले आ जाता है दोस्तों परफॉर्म्ड टाइप, कब जो है वो हम करते हैं या कौन सी को हम परफॉर्म करेंगे। तो दो प्रकार की एपिस्टोमी थी कौन सी थी, एक था हमारे पास में मेडिकोलेटरल और एक था हमारे पास में मीडियल। तो हम कौन सी करेंगे दोस्तों, भले ही हमारे पास में मीडियल के एडवांटेज ज्यादा है, लेकिन उसका सबसे डिसएडवांटेज है रेक्टल स्पिंक्टर्स को इंजरी होता है, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसलिए हम मीडियोलेटरल जो हो बेसिकली कॉमनली जो है वो एपिस्टोमी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यानी कि मेडिकोलेटरल इज कॉमनली परफॉर्म टू अवॉइड रेक्टल इंजरी। हालांकि इसके थोड़े कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम मेडियोलेटरल जो है वो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सूचर मटेरियल की। कौन सा सूचर मटेरियल हम जो है वो काम में लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता है 3 लेयर के अंदर जो है वो हम सूचरिंग करते हैं। ठीक है, वेजाइनल म्यूकोसा, देन उसके बाद पेरिनियल टिश्यू और स्किन। तो वेजाइनल म्यूकोसा या पेरिनियल जो है वो टिश्यू में हम जो है वो कौन सा सूचर काम में लेते हैं, एब्जॉर्बेबल सूचर काम में लेते हैं, जैसे वेक्राइल जो है वो बेसिकली यूज लिया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद में एपिस्टोमी जो है वो रूटीनली जो है वो डन नहीं की जाती है। इसके लिए जो है वो प्रैक्टिस और एनकरेज जो है वो हम देखेंगे, यानी कि प्रॉपर कंडीशन में ही हम जो है वो एपिस्टोमी यूज में लेते हैं। इन प्राइमरी ग्रेविडा इन द सेंस जो फर्स्ट टाइम पे जो है वो मदर डिलीवरी के लिए आ रही है, उसको हम प्राइमरी ग्रेविडा कहते हैं। द पेरिनियम इज यूजुअली लेस इलास्टिसिटी, फर्स्ट टाइम पे जो मदर आ रही है उसकी पेरिनियम जो है वो उसमें इलास्टिसिटी जो है बहुत कम रहती है। ठीक है, तो उसमें हायर चांस बन जाते हैं हमारे पास में एपिस्टोमी के। ठीक है, तो यहां तक जो हमारे पास में एपिस्टोमी की जो है वो चीजें कंप्लीट हो जाती है। अब उसके बाद में लास्ट हम ले लेते हैं कि एपिस्टोमी सर्जरी किस तरीके से या एपिस्टोमी जो है वो सीजर किस तरीके से है, क्योंकि काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो आप सीजर देख रहे हो, इसमें क्या होता है बेसिकली दोस्तों कि ये जो सीजर हमारे पास में ये नीचे की साइड वाला जो है वो ब्लंट सा आता है, ताकि हम आगे जो भी चीजें कर रहे हैं तो बच्चे का हेड भी डैमेज ना हो और अंदर की चीजें भी जो है वो डैमेज ना हो। तो ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं एपिस्टोमी सीजर। ठीक है, तो आगे से जो है वो आपको ब्लंट वाला एरिया सा जो है वो दिखाई देगा, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों एपिस्टोमी सीजर। काफी बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया, ये इमेज देखिए कि ये किस टाइप की जो है वो सीजर है। तो दोस्तों ये एपिस्टोमी जो है वो सीजर है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की क्लास को हम जो है वो यहाँ पे फिनिश करते हैं। बिल्कुल टॉपिक जो है वो स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और सारी चीजें मैंने आपको जो है वो कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चर्चा हमने की है। इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो उसके बारे में बता सकते हो, क्लास कैसे लगी उसके बारे में बता सकते हो। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।